A very good morning, student. So, today we start our new chapter that is heredity and evolution. Okay. आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, है ना? तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें भी कुछ चेंजेस किया गया है। तो इसमें ये चेंजेस किया गया है कि आपको पहले हेरिडिटी इवोल्यूशन सब पढ़ना पड़ता था, बट अब ये जो मतलब जो चेंजेस है उसमें ये आया है कि आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। ओके, बट फिर भी अभी हम लोगों के पास टाइम है, इसलिए मैंने हेरिडिटी तो पढ़ना ही है तो हेरिडिटी तो डाला ही है, और साथ में इवोल्यूशन के कुछ बेसिक चीज़ें डाले हैं, ताकि इन फ्यूचर जब अगर इन केस आप बायो लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो सब बेसिक चीज़ें हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर का नाम ये है। तो अब जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें हमको पढ़ना क्या है। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर में हमको कौन सा वर्ड दिख रहा है? हेरिडिटी दिख रहा है। तो पहले हेरिडिटी को देखते हैं, हेरिडिटी मतलब होता क्या है ना? तो हेरिडिटी आप देखते हो, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं आपके पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, है ना, मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपकी आंखें आपकी मदर की तरह हो, आपकी नाक आपके पापा की तरह हो, कुछ बिहेवियर में जैसे आपकी मम्मी बहुत गुस्से वाली हो तो आपके अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हों, या पापा शांत हो तो आप भी वैसे हो, है ना। तो ये इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से किस में? ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ओके, तो अभी जो ये वर्ड्स मैंने बताए मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बताए हैं। अगर इस चैप्टर के हिसाब से हम देखें तो इस चैप्टर के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर्स को हम कह देंगे ट्रेट्स। ओके, तो ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब ट्रेट्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके आगे जनरेशन में, उसको क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हेरिडिटी मतलब सिंपली आपको ये जानना चाहिए कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है। जब भी कोई कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कैसे होता होगा। तो सबसे पहली बात, आपको पता है ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन हमको देखने के लिए मिलता है? ह्यूमंस में होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि टू अपोजिट सेक्स के पीपल में होता है ना। अब वो जो दो अपोजिट सेक्स हैं तो एक क्या होते हैं? एक मेल होते हैं और एक होते हैं फीमेल। मेल जो होते हैं उनसे क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है। ओके, ये स्पर्म है। और फीमेल जो होता है एग। ठीक है, ये सब में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दो डिफरेंट पर्सन के गैमेट्स जो होते हैं ये फ्यूज होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ये बना देते हैं आपका जाइगोट। ओके, तो अब दो डिफरेंट पेरेंट्स, एक मेल है एक फीमेल, मतलब एक मदर है और एक फादर है, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमको मिल रहे हैं कि नहीं? डीएनए के फॉर्म में, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफ़र हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म था हमारा क्या? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? आप बचपन से कुछ क्लासेस से पढ़ते आ रहे होगे इवोल्यूशन। जैसे हम लोगों को कहते हैं कि हमारी जो एंसेस्टर थे वो क्या थे? मंकी थे, बंदर थे, है ना। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बात सही भी है। इवोल्यूशन हो के देन हम इतने अच्छे ह्यूमन बींग्स में चेंज हुए हैं, हायर क्लास ऑफ एनिमल्स में चेंज हुए हैं, है ना। तो इवोल्यूशन क्या होता है आपका? इवोल्यूशन जो होता है वो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। ठीक है ना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट नहीं है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ डेवलपमेंट होता है कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लगते हैं। ठीक है ना, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। अब इवोल्यूशन क्यों होगा और इवोल्यूशन होने के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहली बात, इवोल्यूशन से ही तो क्या होता है? अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो आप देखते हो कि जो बंदर हैं वो कैसे रहते हैं? पेड़ में रहते हैं, फल खाते हैं, इस तरह का। और हम लोगों में देखें तो बहुत डिफरेंसेस हैं, है ना। तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए एडवांटेज ही तो है कि हम कितने अच्छे उसमें चेंज हुए। हम लोग का सोचने का, चलने का, फिरने का, हर चीज़ की जो क्षमता है वो अलग तरह की है।
ठीक है ना। तो इसीलिए इवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, अच्छे के लिए होता है। मतलब पहले का इन्वायरमेंट अलग था, अब का इन्वायरमेंट अलग है, तो अगर पहले के लोगों को आज के इन्वायरमेंट में रखेंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग कुछ इस तरह से इवॉल्व हो चुके हैं कि हम इस इन्वायरमेंट में क्या कर सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं साल, मतलब बहुत से सालों के बीच में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ये था आपके चैप्टर का मीनिंग। हेरिडिटी मतलब क्या होगा, पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा। गैमेट्स, और गैमेट्स किसके, दो डिफरेंट पेरेंट्स के गैमेट है, एक मदर है और एक फादर है। उनके गैमेट्स का फ्यूजन होने की वजह से हम लोगों में उनकी तरह कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है कि विरासत के तौर में हमको अपने पेरेंट्स से क्या मिलता है, ये डीएनए, क्रोमोसोम्स यही मिलते हैं। ओके, ये जो आपका रुपए वगैरह ये सब तो अलग बात है, लेकिन अगर बॉडी से रिलेटेड देखें तो हमको क्या मिलता है, डीएनए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विरासत के तौर पे मिलते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम कुछ हद तक अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। ओके, तो वो कहलाता है आपका हेरिडिटी। और इवोल्यूशन होता है जो भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो या हायर क्लास ऑफ एनिमल लाइक ह्यूमंस हो या और एनिमल्स हो, किसी में भी जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस होने का कुछ मीनिंग होना चाहिए। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है। तो अब हम चैप्टर में आते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। A recognizable feature of a human being or any other organism like height, complexion, shape of nose and chin, color of eye and hair etc. are called characters or trait। ठीक है, तो कैरेक्टर्स और ट्रेट किसको कहा जाता है, जो भी मतलब कि ऐसे फीचर जो कि हम पहचान पाएँ कि हाँ ये इससे मिलता है, ये इससे मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि आपके पेरेंट्स से आपके में, जैसे फेस का ही अगर देखें सिमिलैरिटी की आपके पेरेंट्स में, तो सबसे पहले ऐसा होता है कि कुछ अपने पेरेंट, जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अपने पापा की तरह दिखती हूँ, है ना। मेरी जो आँख है वो अपने पापा की तरह है। तो ये क्या है, वो जो आँख जो मेरे पापा की तरह दिख रही है वो क्या है, वो कैरेक्टर है जो कि मेरे पापा से मुझ में आया है। तो इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ओके, और साइंटिफिक लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहा जाता है। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स तो आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में अगर कहीं ट्रेट लिखा है तो आपके माइंड में सबसे पहले वर्ड आ जाना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब गुण, अगर हिंदी में कहा जाए तो। ठीक है, गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स में कुछ रिकॉग्नाइजेबल फीचर होते हैं। रिकॉग्नाइजेबल फीचर मतलब पहचाने जाने वाले फीचर्स। ठीक है ना, तो जैसे कि क्या बता रहे हैं, हाइट है ना, हम लोग हाइट के हिसाब से बताते हैं, अच्छा हाँ उसकी हाइट इतनी थी, इस तरह का। कॉम्प्लेक्शन है मतलब कलर, कुछ एकदम गोरे होते हैं, कुछ थोड़े डार्क होते हैं, कुछ लगभग एवरेज होते हैं। फिर नोज़ का शेप, कुछ की नाक बहुत लंबी होती है, कुछ की छोटी होती है, इस तरीके। चिन वगैरह को देख के, आइज़ के कलर को देख के आप देखते हो, आई बॉल जो होते हैं कुछ के ब्लू होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर केसेस में। नॉर्मली हमको ब्लैक देखने के लिए मिलता है, तो कुछ के ब्राउन होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं या ट्रेट कहते हैं। और इसके थ्रू ही हम किसी का पहचान बता पाते हैं। ओके ओके, तो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स तो आपको समझ में आ गया। अब यही कैरेक्टर और ट्रेट्स का ट्रांसफ़र पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में होता है। ऑफस्प्रिंग मतलब आप समझते हैं ना, कभी भी वर्ड आता है आपका ऑफस्प्रिंग, उसका मतलब क्या होता है, जो आगे की जनरेशन आ रही है, जो न्यू बेबी बॉर्न हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ओके, तो ये जो ट्रेट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उसको क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। ओके, देन the hereditary information is present in the gametes of the parents. Thus, gametes constitute the link between one generation and the next and pass on the maternal and paternal characters or trait to the offspring. ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। क्या बता रहे हैं कि ये जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे पेरेंट्स के गैमेट्स में, और उन्हीं गैमेट्स का तो फ्यूजन होता है, तभी तो हम बनते हैं। ओके, मतलब जाइगोट बनता है।
फिर अब ये जो गैमेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं, एक तरह से लिंक का काम कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना। देखो ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दादाजी हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे भी मिल जाता है ना। हमारी बुआ से मिल जाता है, मौसी से मिल जाता है, इस तरह से देखने को मिलता है ना। तो क्यों, तो यही तो लिंक बता रहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे एक लिंक बैठा हुआ है। ओके, और ये जो है लिंक जो है ये कैसे, मैटरनल यानी मदर, पैटर्नल यानी फादर। तो याद रखेंगे आप, जब भी वर्ड आता है आपका मैटरनल तो ये किससे रिलेटेड बात हो रही है, ये मदर से रिलेटेड बात हो रही है। ओके, और वर्ड आता है पैटर्नल, मतलब कि ये हो रहा है फादर से रिलेटेड बात। ओके, तो क्या बता रहा है, पास ऑन द मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर्स और ट्रीट टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब मदर और फादर के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो किसको ट्रांसफर हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में हो रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ओके, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ना, दो तरफ डीएनए के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशंस। ओके, अब हेरिडिटरी तो हमने देख लिया कि हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि हम पेरेंट्स जो है अपने कुछ जो गैमेट्स हमको दिए हैं उससे हमें क्या आते हैं, सिमिलैरिटी आती है। ओके, लेकिन कुछ वेरिएशंस भी तो आते हैं। अब ये वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं, तो वेरिएशंस के बारे में देखते हैं। तो क्या है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। द ऑफस्प्रिंग इज नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट। ओके, तो क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो वेरिएशन क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, है ना। तो अभी हम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो उनमें ही डिफरेंसेस देखेंगे। तो आप देखते हो कि हमारे पेरेंट्स से हम में सिमिलैरिटी तो रहती है लेकिन बहुत हद तक हम डिफरेंट भी दिखते हैं। हम क्या एज इट इज़ अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं क्या? हाँ, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एकदम जैसे कि जो हीरो है उसी की तरह उसका बेटा बन गया, है ना। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। दिखते हैं पेरेंट्स की तरह बट पूरा क्लोन की तरह, पूरे एज इट इज़ कॉपी की तरह नहीं दिखते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है। दो डिफरेंट गैमेट कैसे आ गए? मदर और फादर, मम्मी और पापा दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होके तो हम बने, तो कैसे हम किसी एक की तरह पूरी तरह से दिख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए तो वेरिएशन मतलब आपको समझ में आ गया। वेरिएशन मतलब क्या होता है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स में, लोगों में, हर एक स्पीशीज़ में, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ओके, अब ये जो फिर वही बता रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो कभी भी पूरा अपने पेरेंट्स की तरह कॉपी नहीं होता है, अपने पेरेंट्स का पूरा कॉपी नहीं होता है। ओके, there are many kinds of variation in human species like free and attached earlobes, different complexion, dark, light brown, dusky, white, whitish, fair, etc. तो देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, कुछ वेरिएशंस बता रहे हैं कि ह्यूमन स्पीशीज़ में क्या क्या वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो देखो वेरिएशन क्या क्या देखने मिलता है। सबसे पहले कुछ के कान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, कुछ के अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ईयर का स्ट्रक्चर दिया है। तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में ईयर लोब्स जो है वो किस तरह से अटैच्ड हैं और सेकेंड स्ट्रक्चर में डिटैच्ड हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है हमको, ये एक वेरिएशन दिख रहा है कि नहीं है। तो सब ह्यूमन बींग्स बट वेरिएशन है। और ये वेरिएशन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पापा या मदर का अटैच्ड हो और बेबी जो हुआ है उसका डिटैच्ड हो, है ना। तो ये क्या है, ये वेरिएशन कहलाता है। फिर सेकेंड वेरिएशन क्या बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्शन के बारे में, मतलब कलर्स के बारे में। अब देखो कभी कभी हमको ये भी देखने के लिए मिलता है, दोनों पेरेंट्स तो गोरे होते हैं बट उनके बच्चे क्या होते हैं, थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं, या फिर पेरेंट्स थोड़े डार्क कलर के होते हैं, बच्चे गोरे हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके के वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। मतलब कुछ लोग डार्क कलर के होते हैं, कुछ लाइट कलर के होते हैं, कुछ थोड़ा डस्की मतलब डस्ट जैसा कलर होता है किसी का विटिश, मतलब जैसे गेहूं का कलर, आप वीट को देखे हो उसका कलर कैसा होता है, कुछ लोग उस कलर के होते हैं, हल्का येलोइश टाइप के, कुछ एकदम फेयर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्शन भी सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तो सब लोग सबसे पहले तो हैं तो सब लोग ह्यूमन बींग्स ही, है ना। फिर भी सबके कलर्स डिफरेंट है। अब दूसरा चीज़, पेरेंट्स से तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, ट्रेट्स मिल रहे हैं, बट फिर भी हम पेरेंट्स से भी डिफरेंट दिख रहे हैं, है ना। तो यही सब क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। तो ये दूसरा वेरिएशन हुआ। अब तीसरा क्या दिखा रहा है, डिफरेंट आई कलर। तो आई कलर्स भी आपने देखा, ब्राउन जो हम लोगों के आई बॉल्स होते हैं वो भी सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखने के लिए मिलते हैं। ज़्यादातर हमको कौन सा कलर देखने को मिलता है, ब्लैक कलर मिलता है ना। लेकिन
कुछ के कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं, कुछ के हेजल कलर के होते हैं, कुछ के ब्लू, ग्रीन, ग्रे, अंबर, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। तो देखो इधर नीचे स्ट्रक्चर में आईज का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो एक आई का कलर कैसा है, हेजल कलर है, और दूसरे आई का कलर कैसा है, ब्लू कलर है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक वेरिएशन देखने को मिला। देन नेक्स्ट इज हाइट। अब हाइट तो आप नॉर्मली देखते हो कि कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, ठीक है, तो ये भी वेरिएशन है। देन चिन, चिन भी हमको देखने के लिए मिलता है कि चिन किसी का कैसा होता है, एकदम क्लैफ्ट होता है, और कुछ का पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड चिन मतलब आप समझ रहे हो ना, देखो मैं स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ। जैसे कि चिन जो होता है नॉर्मली इस शेप का होता है ना, तो कुछ के पॉइंटेड कह रहे हैं मतलब इस तरह से थोड़ा पॉइंटेड फॉर्म में होंगे, और कुछ के क्लैफ्ट मतलब थोड़े इस तरह से होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो चिन में हमको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी क्या है, वेरिएशन ही है ना। ओके, उसी तरह से जो हेयर कलर है वो भी हमको सब में डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं। कुछ के ब्लैक होते हैं, कुछ के ब्राउन दिखने के लिए मिलते हैं, कुछ के ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड यानी क्या होगा, थोड़ा सा भूरा टाइप का, है ना, शाइनी ब्राउन टाइप का। रेड कलर के, गोल्डन कलर के। तो देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, एक जो गर्ल है उसका ब्राउन कलर का हेयर दिखा रहा है और एक का ब्लॉन्ड हेयर दिखा रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी वेरिएशन है ना। फिर नेक्स्ट वेरिएशन हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, हेयर के टाइप के ऊपर वेरिएशन। तो आप देखते हो सबके हेयर जो रहते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ के हेयर जो होते हैं वो कैसे होंगे, कर्ली होंगे, कुछ के वेवी, कुछ के स्ट्रेट, है ना। तो ये भी डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। नोज़ में, नोज़ कुछ के स्नब होते हैं, थिन होते हैं, पॉइंटेड। तो पॉइंटेड यानी कि जिसका एकदम नुकीला नाक हो, लाइक आप देखते हो ना मिट्ठू वगैरह का चोंच कैसे रहता है, वैसे कुछ के नाक भी देखने को मिलते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, पॉइंटेड नोज हो जाएगा। कुछ के पतले से नाक होते हैं, और कुछ के स्नब होते हैं, मतलब थोड़े फैले हुए नाक रहते हैं, है ना, नोज़ फैले हुए रहते हैं। तो इस तरह से हमको नोजेस में भी तो वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो आप ह्यूमंस को अगर फिजिकली हम देख रहे हैं तो कितने सारे हमको वेरिएशंस देखने के मिल रहे हैं, है ना। तो यही क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। वेरिएशन क्या होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस देखने के मिल रहे हैं, जो भी ट्रेट्स में हमको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में, स्पीशीज़ में, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और ये वेरिएशन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो जैसे कि हमने ईयर लोब्स के बारे में देखा, कॉम्प्लेक्शन, आई कलर, हेयर कलर, और हेयर का जो टाइप है उसके, है ना। तो इस तरह से हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस जो है वो देखने के लिए मिले हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में क्या बता रहा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन शोज अप only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. The great advantage of variation to a species is that it increases the chances of its survival in a changing environment. तो क्या बता रहा है कि जो सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, महत्व होता है। तो ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं, देखो वेरिएशंस को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। तो देखो मैं हिंदी में भी इसलिए बता देती हूँ ना क्योंकि हमको दोनों टर्म्स पता होने चाहिए। ओके, तो ये जो वेरिएशंस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, तो ये क्या बताता है, वेरिएशंस हमको क्या बता रहा है, तो क्या कह रहा है कि जो वेरिएशंस होते हैं, सबसे पहले तो हेरिडिटी कह रहा है कि हेरिडिटी में क्या होता है, इनहेरिट होते हैं पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऑफस्प्रिंग में। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमको क्या देखने को मिल जाता है, वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और ये जो वेरिएशन, इसका एक एडवांटेज है हर एक स्पीशीज़ में कि अगर स्पीशीज़ में कुछ वेरिएशंस आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कोई भी जो इंडिविजुअल है या पॉपुलेशन है उसके सरवाइव करने के चांसेस को क्या करता है, बढ़ाता है। क्यों सरवाइव करने के चांसेस को बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, ऐसे बढ़ा रहा है कि आप देख रहे हो इन्वायरमेंट में डे पर डे कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाते हैं, कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो कहीं पे वाटर की स्कार्सिटी है। तो अब जैसे आप राजस्थान का ही इन्वायरमेंट देखो, राजस्थान में वाटर की स्कार्सिटी रहती है, तो वहाँ पे जैसे कैमल हैं, तो कैमल क्या करते हैं, अपने अंदर जो है उनका जो हम्प होता है, कैमल में हम्प निकला रहता है ना, तो वो हम्प का यूज़ क्या है, वो क्या करता है, वाटर स्टोर होता है वहाँ, तो जिसके वजह से जो कैमल हैं वो कुछ मन तक बिना वाटर के भी रह लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस तो आया है, कुछ वेरिएशंस तो हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएशंस ये हमको क्या करते हैं, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। दैट्स वाई वेरिएशन का ये एक मेन एडवांटेज है कि वेरिएशन क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें जो भी न्यू जनरेशन्स आ रही है उनको सर्वाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके,
जैसे कि अब मैं पहले भी बताई थी आपको कि अगर अभी पहले के लोगों को आज के इन्वायरमेंट में रखेंगे तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, मतलब वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले का टेम्परेचर अलग था, सीजन्स जो रहते थे वो अलग। अब क्या होता है, अब जैसे समर सीज़न का ही ले लो तो इस बार समर सीज़न में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। फिर अब बारिश का ही मौसम ले लो तो पूरे अगस्त पर बिल्कुल भी अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जुलाई में बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं ना इन्वायरमेंट में। बट पहले तो ऐसा नहीं था, पहले जो मंथ जिस सीज़न के लिए था उस मंथ में वैसे सीजन्स दिखने को मिलते थे। बट अब बहुत ज़्यादा हमको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। ठंड में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, लेकिन फिर भी तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि हम में वो वेरिएशंस आए हैं जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट में क्या कर सकें, उनके चेंजेस होने के बावजूद भी हम क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। ओके, तो ये वेरिएशंस का क्या है, एडवांटेज है। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ जो कि इस चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? सबसे पहले तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम सबसे पहले होता किसके अंदर है? तो क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस होता है आपके सेल के अंदर, है ना। तो आपने सेल का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, इस तरह से एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर मैंने बताया, है ना। तो सेल का स्ट्रक्चर में यहाँ पे बीच में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका, न्यूक्लियोलस होता है। इस तरह से ये जो न्यूक्लियोलस होता है उसी में क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है आपका, डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। रुकिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। अभी हमको सेल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, हम किसके देख रहे हैं, हम न्यूक्लियस को बस देख रहे हैं अभी। तो न्यूक्लियस सबसे पहले ये मैं क्या बना रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रही हूँ। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। और डीएनए जो है वो किससे मिलके बना है, वो बना है जीन। अब देखो इनमें डिफरेंसेस कैसे हैं। क्रोमोसोम जो है वो कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब ये जो न्यूक्लियोलस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम ज़्यादा कॉइल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो तब ये कॉइल फॉर्म में, तब हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब हम सुलझाएंगे थोड़ा सा तो ये कैसे दिखाई देगा हमको, कुछ इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये जो स्पाइरल फॉर्म स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है आपका, डीएनए कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, डीएनए कहलाता है। ओके, और ये जो डीएनए है इसका अगर यूनिट कहा जाए कि डीएनए का यूनिट क्या होता है, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जीन। तो डीएनए जो है वो किससे मिलके बना है, बहुत सारे जीन से मिलके बना है। ओके, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जीन। मतलब डीएनए जो है वो किससे मिलके बना होता है, जीन से मिलके बना होता है। ओके, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, आप सब चीज़ पढ़ लिए रहते हो लेकिन फिर अगर इन केस अगर आप 12th में गए, 11th में आपसे पूछेंगे टीचर कि बताओ तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है कि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हाँ सही में होता क्या है, ठीक है। तो आप प्लीज़ रिमेंबर करके रखिए कि क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और क्रोमोसोम को जब हम पूरी तरह से मतलब खोलेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, जो कॉइल फॉर्म है उसको निकालेंगे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाएगा। और डीएनए जो है वो किससे मिलके बना है, जीन से। मतलब यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ओके, सो लेट्स टर्म को हम देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में क्या लिखा है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स। तो क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो कि किसको फॉर्म करता है, डीएनए को फॉर्म करता है। और डीएनए किसको कैरी करके रखता है, जीन को, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है ना। फिर नेक्स्ट जीन के बारे में बता रहा है। जीन क्या है, जीन इज अ unit of DNA on chromosome which governs the synthesis of one protein that controls the specific characteristics of an organism. Genes are actually units of heredity which transfer characteristics from parents to their offspring during reproduction. तो देखो ये जीन ही तो है जो ट्रांसफर हो रहा है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफर क्या हो रहा है, डीएनए हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम हो रहा है ना। गैमेट्स में तो स्पेशली यही प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये सब ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो जीन होता है, पर्टिकुलर जीन एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करके आता है ना, पेरेंट्स से
पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ये जीन्स ही कैरी करके रखते हैं। तो ये जो हेरिडिटी होता है ना, उसमें क्या है, इनहेरिट होता है, जीन ही इनहेरिट होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है सबसे पहले कि जीन क्या है, वो क्रोमोसोम और डीएनए का यूनिट है। ओके, क्यों? क्योंकि ये किससे मिलके बने हैं, जीन से मिलके बने हैं, इसलिए। और ये जो जीन होता है, ये इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ऑर्गेनिज्म में जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको पता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। तो वो प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, आपका जीन सिंथेसाइज करता है। और जीन किस में प्रेजेंट होता है, आपके डीएनए में, डीएनए क्रोमोसोम में। मैं बार बार एक चीज़ को ही रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये सब चीज़ें बैठ जाएं। ओके, फिर बता रहे हैं जीन जो होता है वो एक्चुअली यूनिट है, जो कि क्या होता है, हेरिडिटी में काम आता है, मतलब इनहेरिट होता है। देखो, एक वर्ड होता है आपका, एक वर्ड क्या है, हेरिडिटी है। हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से जो ट्रांसफर हो रहा है ट्रेट्स का, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और एक वर्ड होता है इनहेरिट। तो इनहेरिट किसको कहते हैं हम, इनहेरिट मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर को ही हम इनहेरिट भी कहते हैं। ओके, तो ये सब वर्ड्स प्लीज याद रखेगा। तो वही बता रहे हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो पर्टिकुलरली क्या है, जीन ही है। क्योंकि जीन क्या है, वो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी किए हुए हैं। क्योंकि जीन में क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, दैट्स वाई। ओके, देन डोमिनेंट जीन के बारे में बता रहे हैं। तो देखो, दो टाइप के जीन होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को शो करेगा, है ना। और रिसेसिव यानी जो थोड़ा दबा हुआ रहेगा, थोड़ा दब्बू टाइप का होगा। जैसे कि आप क्लास में ही देखो, तो क्लास में हर क्लास का एक मॉनिटर होता है। उसको मॉनिटर क्यों रखते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ना। जैसे कि हो सकता है वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, वो क्लास को पूरी तरह से अच्छे से मॉनिटर कर सकता हो, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो वो उसके क्या है, वो उसके डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि इतने सारे स्टूडेंट्स में उसको एक अलग दिखा रहे हैं कि हाँ, ये मॉनिटर बनने लायक है ना। वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब एकदम शांत टाइप के रहेंगे, जिनके बारे में ज़्यादा टीचर्स भी कभी कभी नहीं जान पाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे स्टूडेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, रिसेसिव कह सकते हैं, जो कि दब दब के रहते हैं, ठीक है, थोड़े डरे से, सहमे से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जीन्स भी होते हैं। कुछ जीन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। तो डोमिनेंट जीन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, जीन क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहा है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहा है, तो दो टाइप के जीन मिले, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो कुछ जो जीन होंगे, वो जो डोमिनेंट होंगे, वो क्या करेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एकदम बढ़ चढ़ के दिखाएंगे। और जो रिसेसिव जीन होंगे, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेंगे उसको दिखा नहीं पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से दो टाइप के जीन होते हैं। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा है। Dominant gene, the gene which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative contrasting gene, is known as dominant gene. It is represented by a capital letter. Okay, तो क्या बता रहा है, डोमिनेंट जीन जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को पूरी तरह से अपीयर करता है। अपीयर यानी दिखाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि आपके ही जैसे कि देखो, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स में एक जन बहुत ज़्यादा एंग्री टाइप के हों और एक बहुत पोलाइट हो, ठीक है। अब वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग में आ रहा है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा, वो जीन क्या करेगा, अपने आप को अपीयर करवाएगा किस में, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो वो वाला जीन क्या कहलाया जाएगा, डोमिनेंट जीन कहला जाएगा। वैसे और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे मदर का आई का कलर होगा ब्लू, हमारे फादर के आई का कलर होगा ब्लैक, है ना। तो अब इन दोनों में से ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक जीन लेके आ रहा है, लेकिन इसमें से जो जीन ज़्यादा डोमिनेंट होगा, वही आई कलर किसका होगा, हमारा होगा, मतलब ऑफस्प्रिंग का होगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है, डोमिनेंट जीन कहलाता है। और हमेशा याद रखना कि डोमिनेंट जो जीन होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको हम करते हैं कैपिटल लेटर के थ्रू। अभी आप क्रॉसिंग वगैरह पढ़ोगे, तो जब भी आप डोमिनेंट जीन दे लिखोगे, तो वो किस लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। ओके, देन नेक्स्ट इज रिसेसिव जीन। तो रिसेसिव जीन किसको कहते हैं, जीन जो कि क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। मतलब ये सिंपली वही बता रहा है कि ऐसा जीन जो अपने आप को पूरी तरह से क्या ना कर पाए, शो ना कर पाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रिसेसिव जीन। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टर्म इज जीनोटाइप, फिनोटाइप।
तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, जीनोटाइप मतलब जीन के बारे में बात हो रहा है, और फिनोटाइप मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जीनोटाइप क्या है? इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जब भी जीनोटाइप वर्ड आएगा मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म के जीन के बारे में बात करें। ओके, फिनोटाइप वर्ड आएगा मतलब कि हम उस ऑर्गेनिज्म के किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें जो कि हमको विजिबल होंगे, जो कि हमको दिखाई देते होंगे। ओके, तो वो क्या कहलाएंगे? फिनोटाइप कहलाएंगे। फिर क्या है? फर्स्ट फाइलियल जनरेशन एंड F1 जनरेशन। तो देखो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन या उसी को हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोई दो पेरेंट्स हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किए, तो वो क्या कहलाएगा? उनका F1 जनरेशन। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, है ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो हमारे दादा दादी के कौन हुए बच्चे? हमारे मम्मी पापा हुए। तो वो क्या हो गए? हमारे पेरेंट्स जो होंगे F1 जनरेशन कहलाएंगे, मतलब वो क्या कहलाएंगे? फर्स्ट फाइलियल जनरेशन कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पेरेंट्स से हम हुए, उनके ऑफस्प्रिंग, तो हम क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे सेकेंड फाइलियल जनरेशन, मतलब कि क्या कहलाएंगे? F2 जनरेशन। ओके, तो ये फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, सेकेंड फाइलियल जनरेशन उसी चीज़ को बता रहा है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि हमको इस चैप्टर में आगे आएंगे, इसलिए पहले से मैंने आपको ये टर्म्स बता दिए। तो आप प्लीज़ ये टर्म्स को रिमेंबर करके रखिएगा, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहेंगे और आपको पता होगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, इस वजह से। ओके, तो आज की क्लास फाइनली हम ओवर करते हैं। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं। जो भी मैंने स्लाइड्स में दिया है उसको आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग।